हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आरएस 2023 का जो प्रीलिम्स है, जो कि 1 अक्टूबर 2023 को होना प्रस्तावित है, उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यानी कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन आता है, उसमें हमारे पास में 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो सही होता है। हमारे पास में चाहे कितना भी नॉलेज क्यों ना हो 100% नॉलेज तो पहली बात किसी के पास में भी होता नहीं है। और दूसरी बात, हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो जो है वो नॉलेज के साथ साथ में एक आर्ट और एक साइंस भी है। यानी कि पेपर अटेम्प्ट करने की भी एक आर्ट होती है, उसके पीछे एक साइंटिफिक जो है वो टेक्निक छुपी हुई होती है। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर में 150 क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। टोटल जो है वो 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 3 घंटे जो है वो मिलेंगे। बाकी जो हमारे OMR भरने के लिए कुछ 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं, वो अलग है हमारे पास में। वह जनरली हमको जो है वो पेपर ख़त्म करने के लिए 3 घंटे जो है वो मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो 150 क्वेश्चंस के लिए हमको 200 मार्क्स का जो है वो पेपर है। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है वो जो हो जाता है 200 डिवाइडेड बाई 150। तो एक क्वेश्चन के हमारे पास में लगभग इतने जो है वो एग्जैक्ट 200/150 मार्क्स का जो है वो एक सवाल का जो है वो हो जाता है। इसमें 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि जो एक सवाल है वो 200 डिवाइडेड बाई 150 का है, तो इसका 1/3 कर दें तो इतना, अगर कोई क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं तो इतना नेगेटिव जो है वो होगा। ठीक है। इसके बाद में जो है वो कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो चलती रहती है कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, इस बार पेपर की कट ऑफ इतनी रहेगी उतनी रहेगी। देखिए, पेपर होने से पहले कट ऑफ के बारे में बात करना जो है वो एक प्रकार से हास्यास्पद है, क्योंकि पेपर की टफनेस के ऊपर में डिपेंड करता है, कितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया उसके ऊपर में डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ डिसाइड करने में, कि कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर में डिपेंड होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ के बारे में हमें बेसिकली एक आइडिया लगभग हो कि इतनी कट ऑफ जाती है, ताकि हम जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस जो है वो हमें अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका एक बेसिक हमें आइडिया रहे। तो हम 2018 की बात करें, अगर आरएस भर्ती जो 2018 जो हुई थी उसकी हम बात करें, तो उसमें जो है वो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 76 मार्क्स जो है वो कट ऑफ जो है वो गई थी। और अगर हम क्वेश्चंस के टर्म्स में बात करें तो 76 के लिए लगभग 60 क्वेश्चंस जो है वो आपके सही होने चाहिए, नेगेटिव हटा करके, नेगेटिव को एलिमिनेट करके, उसका इफेक्ट जो है वो एलिमिनेट करने के बाद में। और जो आरएस भर्ती 2021 जो हुई थी, उसकी कट ऑफ मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, शायद 84 या 85 के समथिंग जो है वो कुछ रही थी। और क्वेश्चंस के टर्म्स में बात करें तो लगभग आप 70 सवाल जो है वो मान सकते हैं कि बिना नेगेटिव के इफेक्ट के जो है वो 70 सवाल जो है वो हमारे अगर सही है तो लगभग 90 प्लस मार्क्स हो जाते हैं। और 90 प्लस मार्क्स होने पर आपका किसी भी कैटेगरी में, ये ओपन कैटेगरी की कट ऑफ है, 84 समथिंग कुछ जो है वो कट ऑफ गई थी। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में जो है वो कितने मार्क्स जो है वो कट ऑफ रहते हैं, उससे हमें थोड़े 10-15 मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, ताकि हमें मेंस की तैयारी करते समय ये चिंता ना रहे कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो लगभग जो है वो 100 मार्क्स का जो है वो अगर हम टारगेट लेकर के चलें, 150 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस जो है वो अगर हम नेगेटिव हटा करके सही करें तो हमारे जो है वो 100 मार्क्स आ जाएंगे। और 100 मार्क्स आने पर जो है वो आप एक तरीके से अश्योर हो सकते हैं कि मेरा प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। पिछले परीक्षा के परिणामों को देखते हुए 100 प्लस जो स्कोर है वो एक सेफ स्कोर है, और आप आराम से 100 क्रॉस करने के बाद में बिना चिंता किए मेंस की तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स की चिंता करने की ज़रूरत उसके बाद में नहीं है आपको। तो नेगेटिव के इफ़ेक्ट के बारे में बता दूं कि मैं, अगर आप जो है वो
4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से आपके 3 क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो सही होता है, तो क्यूमुलेटिव मार्क्स जो है वो आपके हो जाएंगे 0। 1/3 का जो नेगेटिव का मतलब है वो कुछ ये है कि 4 क्वेश्चंस में से 3 गलत है और एक सही है, तो जो एक सही के जो मार्क्स होंगे वो 3 गलत क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके आपके मार्क्स हो जाएंगे 0। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आए तो उसको एक बार जो है वो मस्तिष्क में स्कैन कर ले, पूरे पेपर को एक बार, सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार जो है वो पलट लें, देख लें। इससे कुछ चीज़ें सही हो जाती है, जैसे कि हमें पता है कि 150 क्वेश्चन है, तो हमारे पेपर में 150 क्वेश्चन छपे हैं या नहीं छपे हैं। हो सकता है कि कोई इस तरीके से छपा हो कि ठीक ढंग से दिख नहीं रहा हो, तो आप उसी समय जो है वो कह करके क्वेश्चन पेपर चेंज करवा सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, जो निर्देश दिए होते हैं उनको एक बार देख लें। बीच बीच में पेपर को कोई पेज जो है वो रख करके आप कोई क्वेश्चन पढ़ लें, थोड़ा सा देख लें एक बार, तो सेटल दिमाग जो है वो हो जाता है कि अब हम मेरे को क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में एक ये है कि पेपर जो है वो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से करना है। कुछ जो लोग होते हैं वो 150th क्वेश्चन से जो है वो शुरू करते हैं, तो अपनी अपनी सहूलियत है। कुछ लोग जो होते हैं वो कोई जो है वो किसी की हिस्ट्री अच्छी होती है, किसी की पॉलिटी अच्छी होती है, तो वो वहां से शुरू करते हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चंस कहाँ हैं, वहां से जो है वो मैं शुरू कर दूं। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रहे कि जहां से भी शुरू कर रहे हैं उस स्लॉट के जो है वो उस क्वेश्चन नंबर से आगे के 15-20 क्वेश्चन जो है वो हम लगातार अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं हो कि पहला क्वेश्चन किया, फिर 150वां किया, फिर 76वां कर रहे हैं, तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा जब आप OMR शीट को जो है वो भरने जाएंगे तब। तो आप क्वेश्चन पेपर को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मेरी ये सजेशन है कि आप जो है वो करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे से शुरू कीजिए, क्योंकि करंट के क्वेश्चन जो है वो आपने जो भी कंटेंट पढ़ा होगा उसमें से सीधा सीधा पूछा जाता है, और अगर वो आ रहा है तो आ रहा है, टिक किया और आगे बढ़े, और नहीं आ रहा है तो उसको जो है वो आप तुक्का जो है वो नहीं मारने का प्रयास करें, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। और आप अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, एलिमिनेशन के बारे में भी हम जो है वो इसी वीडियो लेक्चर में आगे देखेंगे कि किस तरीके से एलिमिनेट करके भी हम अपने मार्क्स को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो फिर आप सर्वे के क्वेश्चन कर सकते हैं। सर्वे के क्वेश्चन भी फैक्चुअल होते हैं, और जो आपने पढ़ा है उसमें से आप डायरेक्ट फैक्ट जो है वो पूछ रहे हैं कि जीडीपी कितनी है, जीएसडीपी कितनी है, जो भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं, तो उसमें से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो मुझे आ रहा है, तो वो फट से टिक करके आप जो है वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो वाला पोर्शन जो है वो आधे घंटे के अंदर में पहले में आप थोड़ी लीड ले सकते हैं कि 180 मिनट्स है तो 150 क्वेश्चंस करने हैं, तो आधे घंटे के अंदर में आप लगभग 30 सवाल जो है वो करंट और इकोनॉमिक सर्वे के आप निकाल सकते हैं वहां से। उसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि OMR कैसे भरे। देखिए, इस बार OMR के अंदर में एक नवाचार किया गया है। 5वां ऑप्शन जो है वो दिया गया है कि यदि आप क्वेश्चंस को खाली छोड़ते हैं या आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको 5वां गोला जो है वो सर्कल बबल जो है वो फिल करना होगा, 5वां गोला जो है वो भरना होगा। तो ये जो नवाचार है, चलो अब RPSC ने डिक्लेयर ही कर दिया है कि हम इस जो है वो इसको लागू करेंगे, तो हमें इसके साथ में डील करना होगा, हमें इसके साथ में जो है वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना होगा, और नेगेटिव मानसिकता के साथ में नहीं जाए कि जो है वो हमारे ऊपर बर्डन बढ़ा दिया। सिर्फ आप ही के लिए नहीं किया गया, ये जितने भी लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे सभी को जो है वो इस प्रोसेस से गुजरना होगा, तो ऑटोमेटिकली सभी के ऊपर में लागू होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर में आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो जो चीज़ सभी के लिए लागू है, तो प्लेटफॉर्म सभी के लिए समान है। जो चुनौती है, जो कठिनाई है, जो टफनेस का लेवल है, वो सभी के लिए समान है। तो आपको ये सोच करके जो है वो घबराना नहीं है, या नकारात्मक मानसिकता नहीं बनानी है कि अगर मैं सवाल छोड़ रहा हूँ तो मुझे 150 के 150 गोले जो है वो भरने ही होंगे। तो भरने तो वो सभी के लिए है, तो आपके लिए कोई अलग नहीं है। तो OMR भरने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग जो है वो इस तरीके से OMR भरते हैं कि पहला क्वेश्चन किया और फट से OMR निकाली और उसका जो है वो बबल फिल कर दिया। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि 150 के 150 सवाल कर दिए और लास्ट में जो है वो OMR निकाल करके जो है वो उसको फिल करना शुरू करते हैं।
तो मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों ही तरीके जो है वो थोड़े से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक-एक करके भर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं, एक तो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। आप ज्योग्राफी का सवाल कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को और फिर क्वेश्चन पेपर आप साइड में रखेंगे, फिर आप ओएमआर निकालेंगे, फिर आप ओएमआर को फिल करेंगे, फिर आप ओएमआर को रखेंगे, फिर वापस से क्वेश्चन पेपर उठाएँगे। इस प्रोसेस के अंदर में एक तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, दूसरा ओएमआर के कटने-फटने का डर रहता है। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा वाला प्रोसेस है कि आप 150 के 150 क्वेश्चन पहले कर लीजिए और उसके बाद में एक साथ ओएमआर अटेम्प्ट कर दीजिए। ये भी तरीका जो है वो मुझे थोड़ा उचित नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में टाइम के बारे में जो है वो कभी-कभी जो है वो ख़्याल नहीं रह पाता कि कितना टाइम रहा है। और ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जिसमें जो है वो टाइम निकल जाता है, ओएमआर भरने के लिए जो है वो टाइम रह नहीं पाता। और हमें सवाल तो आते थे 120, लेकिन हम ओएमआर में 70 ही सवाल जो है वो भर पाए या 60 सवाल ही भर पाए। या फिर ओएमआर भरने की हड़बड़ी के अंदर में जैसे कि क्वेश्चंस कर रहे हैं 101, 102, तो 101 का ऑप्शन जो है वो मैंने 102 के अंदर भर दिया, 102 का जो है वो 103 के अंदर में भर दिया। और इस तरीके से 118वें सवाल के ऊपर जाकर के मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने जो है वो एक-एक ऑप्शन जो है वो आगे भर दिया। तो ये सारे सवाल जो आते थे वो तो गए नेगेटिव और हो जाएगी। तो इसीलिए एक साथ भरने का बर्डन आप मत लीजिए। मेरी ये राय है कि आपको कुछ पैचेज बना लेने चाहिए, बैच बना लेने चाहिए कि मैं 15 सवाल करके करूंगा, 20 सवाल करके करूंगा, 25 करके करूंगा, 30 करके करूंगा, 40 करके करूंगा। जैसा भी आपको सहूलियत लगता है, सहूलियत रहती है कि मुझे 20 सवाल के बाद में ठीक है, मेरा 20 सवाल हो जाने के बाद में मेरा कंसंट्रेशन इतना रहता है कि मैं 20 सवाल तक जो है वो क्वेश्चन में ध्यान रखूं, फिर क्वेश्चन पेपर जो है वो साइड में रख करके इधर ऊपर रख करके ओएमआर जो है वो एक एक करके 20 सवाल जो है वो भरूं। ठीक है, किसी को 30 सवालों के साथ में कंफर्ट लग सकता है, किसी को 35 के साथ में लग सकता है, किसी को 15 के साथ में लग सकता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप टाइम डिवाइड भी कर पाएंगे कि मुझे आधे घंटे के अंदर में इतने सवाल करने हैं और इतनी ओएमआर मेरी भर ली जानी चाहिए। और जो सवाल आप छोड़ रहे हैं या जो सवाल आप नहीं कर रहे हैं, वो उन सवालों को आप लास्ट के लिए भरने के लिए छोड़ सकते हैं कि कोई सवाल जो है वो किसी दूसरे सवाल से कनेक्टेड होता है, मान लीजिए, और आपको बाद में दूसरा सवाल करने पर जो है वो पहला वाला सवाल क्लिक कर जाता है। ऐसा कई बार एग्जाम में होता है कि पहले जो सवाल पूछा गया है उसका कुछ हिंट या कई बार तो आंसर भी दूसरे वाले सवाल के अंदर में छिपा हुआ होता है। तो आप, मेरी ये सलाह है कि आप पहले कोई सवाल छोड़ रहे हैं तो उसका 5वां गोला जो है वो उसी समय तुरंत मत भरिए। आप 10 मिनट आरपीएससी ने एक्स्ट्रा दिया है, आप 10 मिनट अपनी ओर से और लेकर के चलिए, 10 से 15 मिनट, कि मेरे को इतने समय में पेपर खत्म करना है और 15 मिनट लास्ट के जो है वो एडिशनल 10 मिनट के अलावा मेरे को खाली पेपर को एक बार एनालाइज करना है, देखना है कि मेरे सारे 150 बबल्स भर लिए गए या नहीं भर लिए गए, जो मैंने छोड़े हैं वो वास्तव में मुझे छोड़ने ही है या क्या करना है उनके साथ में। वो डिसीजन लेने के लिए आप लास्ट की 20 से 25 मिनट जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद में जो है वो हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में देखें, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसे ईएमटी कहता हूँ, इजी, मीडियम, टफ। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है वो उसमें सारे के सारे सवाल टफ नहीं होते या सारे के सारे सवाल इजी नहीं होते, स्पेशली आरएस जैसे एग्जाम में। तो कुछ सवाल इजी कैटेगरी के होते हैं, कुछ सवाल मीडियम कैटेगरी के होते हैं, कुछ सवालों की टफनेस जो है वो ये एहसास कराने के लिए होती है कि आप राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं। तो हमें एग्जाम के अंदर में ऐसे सवाल ढूंढने होंगे कि वो इजी कैटेगरी वाले सवाल कौन से, जैसा कि 2021 में एक सवाल पूछा गया था कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इजी कैटेगरी के अंदर में आता है। तो वो आपको सवाल जो है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर में ढूंढना पड़ेगा और वो आप तभी ढूंढ पाएंगे जब सारे 150 क्वेश्चन जो है वो आप आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, उनके ऑप्शंस को पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे कि हाँ, ये सवाल कौन सी कैटेगरी के अंदर में जो है वो पहुंच रहा है। तो आप जरूर और जरूर वो इजी सवाल अटेम्प्ट करके आए, जो कि आरपीएससी ने इस दृष्टिकोण से दिया है कि कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जो है वो इजी होने चाहिए। देखिए, एग्जाम के अंदर में 10 से 15% जो है वो सवाल इजी कैटेगरी के पूछे जाते हैं, तो अपने एग्जाम में भी जो है वो 15 एक सवाल जो है वो इजी कैटेगरी के जरूर और जरूर आएंगे और वो सवाल जो है वो हमें पक्का और पक्का अटेम्प्ट करके आने। इसके बाद में है
कि शुरू में कुछ प्रश्न अगर नहीं आ रहे हैं तो घबराना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें और पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, ऐसे 7-8 सवाल लगातार ऐसे हो सकते हैं कि आपको नहीं आ रहे। कोई दिक्कत की बात नहीं। 150 के 150 सवाल सही नहीं करने, यहाँ तक कि 150 के 150 सवाल तो अटेम्प्ट भी नहीं करने। ठीक है, हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने करने, 100 के करीब अटेम्प्ट करने, जिसमें से 75 के करीब जो है वो एलिमिनेट होकर के सही जो है वो हो जाए हमारे। इस तरीके से 100 से 110 120 जितने, जैसे कि पेपर की टफनेस जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप इतने सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं और इतने सवाल सही होने चाहिए। तो कुछ सवाल अगर नहीं आ रहे हैं शुरू के अंदर में तो बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, कट ऑफ क्लियर करनी है। अगर कोई व्यक्ति 200 में से 200 भी ला रहा है और कोई व्यक्ति जस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहा है, दोनों के अंदर में आरपीएससी कोई फर्क नहीं करने वाली है, दोनों को ही मेंस का एडमिट कार्ड मिलने वाला है केवल। इसके अलावा कोई मेरिट नहीं बनने वाली है प्रीलिम्स के एग्जाम से, या कोई मेडल नहीं मिलने वाला है कि आपने जो है वो 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट किए और आपने 200 के 200 नंबर जो है वो प्राप्त किए और इसके लिए कोई अलग से जो है वो अवार्ड दिया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। तो इस माइंडसेट के साथ में जाए कि शुरू में कुछ सवाल नहीं आ रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उस जोन से आप शुरू करिए, करंट से शुरू करिए, इकोनॉमिक सर्वे से शुरू करिए। ठीक है, और दूसरा है कि सभी प्रश्नों के अंक बराबर है। आप कहेंगे कि ये बात तो हमें पता है कि सभी प्रश्नों के अंक बराबर है, तो आपको पता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तब हमारा कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है। किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का ज्योग्राफी होता है, किसी का पॉलिटी होता है, किसी को करंट पढ़ना अच्छा लगता है, तो जब किसी का मैथ्स एंड रीजनिंग होता है, तो जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमारे मन में जो है वो, जैसे कि किसी को मान लो मैथ्स अच्छी लगती है या हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो वो जब सवाल हिस्ट्री का मान लो सामने आया और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो लोग जो है वो ईगो के ऊपर में ले लेते हैं कि यार मेरे तो रीजनिंग इतनी अच्छी है, मैं तो इतने टेस्ट के अंदर में मार्क्स भी इतने अच्छे आते थे, सब दोस्त मेरे रीजनिंग जो है वो बोलते हैं कि मेरी बहुत अच्छी है और लोगों को मैंने तो पढ़ाया भी है रीजनिंग और मेरे से कैसे नहीं हो रहा ये सवाल, मैं तो करूँगा। ऐसा ईगो के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं लें, सभी सवालों के मार्क्स जो है वो बराबर है। आप वो सवाल छोड़ के भी आ जाएंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके सिलेक्शन पर नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते कि आप उस सवाल का जो समय है आप व्यर्थ में गंवाने वाले हैं, वो सवाल इजी सवालों को ढूंढने में और उनको अटेम्प्ट करने में लगाए। तो इसी को जो है वो कॉमन सेंस मैं कहता हूँ, और कुछ लोग जो है वो स्मार्टनेस भी कह देते हैं, लेकिन जो है वो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन करते टाइम में जो है वो हमको क्लिक नहीं करता है ये बात। मान लो रीजनिंग का कोई सवाल है, पूछ लिए कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, ठीक है, और मैं जो है वो बहुत अच्छी रीजनिंग किसी को आती है और वो सोचे कि मैं तो इसमें त्रिभुज निकाल करके ही आऊँगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, यार ये तो मेरे जो है वो प्रेस्टीज का सवाल हो गया है कि कोई पूछेगा तो जो है वो ये सवाल किया या नहीं किया पता नहीं चलेगा, तो कैसे मैं बताऊंगा कि मेरा ये सवाल जो है वो सही हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी भावना नहीं रखें। हो सकता है वो सवाल ही गलत हो सकता है जो ऑप्शन दिए हो वो आरपीएससी के अंदर में आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो हर साल 3-4 सवाल डिलीट होते हैं, तो आप जो है वो ईगो पे लेकर के उस सवाल में फालतू समय व्यर्थ करेंगे और वो सवाल के बदले में जो समय होगा वो कहीं अच्छे सवालों के अंदर में लगना चाहिए, इजी सवालों में लगना चाहिए, और आप अपना जो है वो सिलेक्शन रुकवा देंगे, उसकी वजह से कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सभी सवालों के अंक बराबर हैं, अपने को ढूंढना है पहले, जो है वो अपने को सिलेक्शन लेना है, उसके बाद में आप समय बचता है तो उस सवाल को कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आपको ये बात जो है वो ध्यान रखना है कि ईगो पे नहीं लेना है कि ये सब्जेक्ट तो है जो है वो मेरी बहुत ही अच्छी थी तो इसके तो जो सवाल है वो मैं पक्का और पक्का अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है। देखो नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट समझिए। नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट ये है कि ऐसे लोगों को दूर करना है जो अंधाधुंध तुक्का मारते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे तो 150 के 150 क्वेश्चन सारे लोग अटेम्प्ट करके आएंगे और उसमें क्या होगा कि जो तुक्के मारने वाले लोग हैं उनके भी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोगों को आउट करना है जो कि अंधा तुक्का मारते, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग में ये बात ध्यान रखना है कि तुक्का नहीं मारना है, लेकिन घबराना भी नहीं है कि नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव तो 1/3 होगी क्या, और ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अब ये क्या होता है, हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होगा उसके जो है वो
4 ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3 और 4। अब इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस है, इसमें से अच्छी बात यह है कि इन 4 में से ही एक आंसर है, वो आपको पहचानना है। अब इन 4 में से एक आंसर है और वो पहचानना है, तो अगर मैं ऐसा ऑप्शन पहचानूं जो कि आंसर नहीं है, तो मेरा ये क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो जो बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे सिलेबस में है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। एक आधा सवाल आने की प्रोबेबिलिटी रहती भी है प्रोबेबिलिटी से, तो आप जरूर थोड़ा सा देख करके जाए। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में, और हर ऑप्शन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 25%। एक ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 4 ऑप्शन में से कितनी हो गई? 1/4 यानी कि 25%। और अगर मैं एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता हूं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैंने 1, 2, 3, 4 है या ABCD है, और मेरे को पता है कि इसका आंसर जो है वो 4 तो नहीं होने वाला है। मुझे पक्का पता है कि 4 तो नहीं होगा, तो 4th ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दिया। अब 1, 2, 3 में से एक आंसर है, 1, 2, 3 में से एक आंसर है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी या चांस जो है वो कितना हो गया? 33% या 1/3 जो हो गया, क्योंकि ऑप्शन 3 बचे और एक ऑप्शन जो है वो मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो किसी एक ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 33% होगी। वहीं अगर मैंने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शंस को हटा दिया कि ये 2 तो नहीं होंगे, 4 नहीं होगा और जो है वो 1 नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस को पढ़ा, और मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि मुझे आंसर तो नहीं पता है कि इसका सही आंसर क्या है, लेकिन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो पक्का पक्का नहीं है, ये मैं श्योर हूं। तो इस सवाल को सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 और 3 में से जो है वो एक सही है, तो 1/2 है वो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो सही होने की हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लूं तो 100% सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो एक ही बचा, वही आंसर है आपका। इसमें शर्त यही है कि जो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर रहे हैं वो जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो ये टेक्निक काम करती है, साइंटिफिक टेक्निक है, आप इस टेक्निक पे भरोसा कर सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स दे करके मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से जो है हमको यूज में लेना है। तो चलिए देखते हैं हम। प्रत्येक ऑप्शन सही होने के 25% चांस होते हैं, ये हमने देख लिया। अब एक सवाल है, ऐसे ही मैंने रैंडमली पुट किया है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब हुआ था। अब मान लीजिए मेरी हिस्ट्री वीक है, मुझे नहीं पता कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाऊं। बहुत सारे लोग जो है वो एग्जाम के अंदर में ऑप्शंस भी नहीं देखते कि इस सवाल का सही ऑप्शन जो है वो क्या है, तो वो हमें पक्का सवाल नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऑप्शंस जरूर देखने चाहिए। और जितना लंबा क्वेश्चन होता है ना, जितने सारे ज्यादा वर्ड्स लिखे होते हैं ना, उतना क्वेश्चन आसान होता है, उतना क्वेश्चन जो है वो सही करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें डेटा ज्यादा रहता है, कुछ ना कुछ आपको पता होगा, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा, आपका पूर्व ज्ञान जिसे कहते हैं वो आपका काम आएगा वहां पर। तो अब मुझे नहीं पता हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, लेकिन मैं ऑप्शंस देख लेता हूं, क्या पता ऑप्शन से मुझे कुछ हिंट मिल जाए। तो पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2023। तो 1 अक्टूबर 2023 को तो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है, उस दिन तो हल्दी घाटी का युद्ध हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा, तो ये तो पक्का नहीं होगा, ये मुझे पता चल गया, ये ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं है, मुझे 100% कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। 1947 को तो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? मुगलों के बाद में अंग्रेज भी आ गए थे और अंग्रेज भी जो है वो 15 अगस्त को हमको जो है वो आजादी मिल गई थी अंग्रेजों से भी, तो ये ऑप्शन भी जो है वो नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन जो है वो मैंने एलिमिनेट कर लिए। ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन था, ये एलिमिनेट होते ही मेरे इस क्वेश्चन के सही होने के चांस हो गए 33, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक होने वाला था। अब ये भी एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद में मेरा हो गया 50-50। केबीसी देखा होगा आपने, उसमें किस तरीके से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं जब लाइफलाइन यूज करते हैं 50-50 वाले। तो इसी तरीके से हमारे 2 ऑप्शन, हमने हमारे जो नॉलेज था उससे, मुझे नहीं पता हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, लेकिन ऑप्शन देख करके मैं कंफर्म कह सकता हूं कि इन 2 ऑप्शंस तो मैं तो जो तारीख लिखी हुई है उस तारीख को तो हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हुआ था, मैं पक्का श्योर हूं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 13 जुलाई 1225। ठीक है, देखते हैं 1225 यानी थोड़ा पुराना हो गया। मुझे इतना लगभग याद है कि जो युद्ध हुआ था
बाबर ने युद्ध लड़ा था 1526 के अंदर में, जो है वो कौन सा युद्ध था आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उस युद्ध के द्वारा जो मुगल जो है वो भारत में प्रवेश हुए थे। तो 1526 के अंदर में जो है वो एक युद्ध हुआ था जिससे मुगल भारत के अंदर में एंटर हुए थे। और मुझे ये पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। तो बाबर युद्ध लड़ रहा है 1526 के अंदर में। उस समय तो अकबर पैदा भी नहीं हुआ होगा। 1225 में अकबर पैदा ही नहीं हुआ होगा तो हल्दी घाटी का युद्ध कैसे लड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब चौथा ऑप्शन जो भी है वो सही है। मुझे नहीं पता हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। चौथा ऑप्शन है 18 जून 1576। ये जो भी है वो सही है। क्यों? क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दी। क्वेश्चन पढ़ते टाइम मुझे नहीं पता था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, लेकिन जब मैंने ऑप्शंस को देखा, एक एक करके एलिमिनेट किया, तो मुझे आंसर जो है वो मिल गया। तो ये आप ऑप्शंस क्या है, आंसर क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, कि मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसेस किया और उसके बाद में एक एक ऑप्शंस को एनालाइज करते हुए किस तरीके से मैं कंक्लूजन पे पहुंचा कि मेरा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये ऑप्शन जो है वो सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा, जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये तो वही क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। अब मुझे नहीं पता हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। देख लेते, ऑप्शन देख लेते। 15 जून 1576 हो सकता है, नहीं पता, एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 1576 16वीं शताब्दी है, उस समय अकबर और महाराणा प्रताप थे, हो सकता है हुआ। 15 अगस्त 1947 पक्का नहीं है, अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, भारत आजाद हुआ था। 13 जुलाई 1225 नहीं है, अकबर का जन्म ही नहीं हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध कैसे होगा। तो अब इन दोनों ऑप्शंस के बीच में कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें जो है वो मेरा ये आंसर क्वेश्चन जो है वो सही होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 50%। ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें जो है वो पक्का पक्का अटेम्प्ट करना चाहिए। इस क्वेश्चंस के आंसर पे मत जाइए, आप टेक्निक पे जाइए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने कोई भी ऑप्शन मार्क किया, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, मैंने 12 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट किए जिसमें मैं 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हूँ। पूरे सवाल है बहुत सारे, उसमें से 12 सवाल ऐसे जिसमें मैं 50-50 के ऊपर में अटका हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आपने ढंग से ऑप्शन एलिमिनेट किए तो आपको 50% जो है वो सही होंगे। 12 का 50% हुआ, 6 सवाल जो है वो मेरे सही होंगे और 6 सवाल जो है वो मेरे गलत होंगे। ठीक है, अब इन 6 सवालों को एलिमिनेट करने के लिए मेरे 2 सवाल जो है वो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि 3 सवाल अगर गलत होते हैं तो उन 3 सवालों को एलिमिनेट करने के लिए एक सही सवाल जो है वो उसकी कुर्बानी देनी पड़ती। यानी जो एक सही सवाल है वो 3 सवालों को एडजस्ट करता है, कॉम्पनसेट करता है। तो 6 सवालों को एलिमिनेट करने के लिए मेरे 2 सवाल जो है वो चले जाएंगे। 2 सवाल चले जाएंगे तो मेरे पास में नेट कितना बचेगा? 4 सवाल जो है वो सही हो जाएंगे। तो 12 में से 12 सवाल मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें से 6 सही हुए, 6 गलत हुए। मुझे नेट प्रॉफिट हुआ 4 सवालों का, यानी 4 सवाल जो है वो नेगेटिव हटाने के बाद में मेरे सही हो रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी? दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि मैं 12 के 12 सवाल जो है वो इस कंडीशन में आके छोड़ जाता कि मुझे नहीं पता कि एक सही है या 4 ऑप्शन सही है, और मेरे को 12 में से एक भी सवाल अटेम्प्ट नहीं करता, मुझे मार्क्स मिलते 0 मार्क्स मिलते। लेकिन अगर मैंने अटेम्प्ट किए एलिमिनेशन टेक्निक से कि 50-50 पे ला करके जो है वो मैंने अटेम्प्ट किया, तो मेरे 4 सवाल पॉजिटिव में आ रहे हैं, यानी कि 4 सवाल जो है वो मुझे सही के अंदर में पहुंचा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस बात का या किस्मत का रोना रो सकते हैं कि मेरे तो जो है वो किस्मत कभी साथ नहीं देती है और मैं 50-50 भी करता हूँ तो जो है वो मेरा तो हमेशा गलत ही ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट होता है। तो देखो, आपको आपकी खुद की जो है वो मदद करनी पड़ेगी। आप खुद की मदद नहीं कर सकते तो भगवान भी नहीं कर सकते हैं, मैं तो क्या ही करूँगा। तो आप मेरे पीछे का मंतव्य समझिए कि मैं इस टेक्निक के ऊपर मैं क्यों आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस जो है वो 50-50 में जहाँ पर भी अटके वहाँ पर जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि 1/3 है आपकी नेगेटिव मार्किंग, 50-50 नहीं है, 1/3 है। तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो मार्क्स जरूर जो है वो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ये कह सकते हो कि ये हल्दी घाटी वाला सवाल तो आपने खुद मन से जो है वो बना दिया, दे दिया, और जो है वो इस तरीके से ऑप्शन रख दिए। ये 1 अक्टूबर वाला, ऐसे ऑप्शन थोड़ी आते हैं। तो हम कुछ प्रैक्टिकल सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि वास्तव में RS प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे जो है वो क्लियर जो चीज़ें जो है वो और क्लियर हो जाएगी। ये सवाल है RS जो प्री हुआ था 2018 की वैकेंसी वाला, उसका एक सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। एक तरफ जो है वो सिंचाई परियोजनाएं दी हुई है, और दूसरी तरफ जो है वो सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित होने वाले जिले दे रखे हैं। ठीक है, अब पहली परियोजना है सिद्धमुख, दूसरी है नर्मदा, तीसरी है जवाई और चौथी है जाखम। अब अगर मेरी बात करें तो मुझे सिद्धमुख का नहीं पता क्या है, नर्मदा का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कहाँ हो सकती है, जवाई का थोड़ा बहुत आइडिया है, जाखम का मान लीजिए मुझे नहीं पता। देखिए मैं जालोर से आता हूँ, तो नर्मदा का जो है वो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि जालोर और बाड़मेर जिले को जो है वो ये लाभान्वित करती है। ठीक है, तो बी का जो है वो 1 होना चाहिए, बी का जो है वो 1 होना चाहिए। तो बी का 1 जो है वो ऑप्शन 1 के अंदर में है और ऑप्शन 3 के अंदर में है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ देखो 4 परियोजनाएं लिखी हुई है अपने बोर्ड के ऊपर में, सवाल के ऊपर में। RS प्री का सवाल है 2018 की वैकेंसी का जो सवाल है, ये 4 परियोजनाएं क्वेश्चन में पूछी गई थी, लेकिन मुझे सिर्फ 4 में से एक परियोजना के बारे में आइडिया था, और उस एक परियोजना के माध्यम से मैंने इस सवाल के अंदर में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। मुझे नहीं पता सिद्धमुख का है, मुझे नहीं पता जाखम का है, और अभी तक के लिए मुझे नहीं पता कि जवाई का है। उससे मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। कौन कौन से? ऑप्शन नंबर 2। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 भी जो है वो इसका नहीं हो सकता। यानी 1 और 3 में से कोई एक होगा। सिर्फ और सिर्फ एक परियोजना के आधार पर मैं इतना यहां तक पहुंच पा रहा हूं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को मान लीजिए मेरे को अटेम्प्ट करना ही करना है, तो बी का जो है वो 1 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं 1 और 3 में। ए का जो है 4 दोनों में दे रखा है, तो ए का तो 4 हो गया, ए का तो 4 ही है। अब इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे को 2 ही पता है कि या तो ये सही है या ये सही है। और दूसरे सी और डी, स और द के अंदर में जो है वो इन्होंने फेरबदल करके रखा हुआ है। स और द में 2 और 3 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब जवाई परियोजना का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया, जाखम का मेरे को आइडिया नहीं है कि जाखम कहाँ पे। जवाई का मुझे पता है कि जालोर पाली, पाली के अंदर में जवाई बांध है, तो उसका मुझे आइडिया है कि सी का जो है वो 2 होना चाहिए। अब सी का जो है वो 2 किसमें है? सी का जो स का जो है वो 2 इसमें है, यानी कि मेरा ये ऑप्शन जो है वो सही है, और ये भी मैंने जो है वो एलिमिनेट कर लिया। आप समझ रहे? मुझे अभी भी नहीं पता कि सिद्धमुख कहाँ है, जाखम कहाँ है। सिर्फ 4 में से 2 परियोजनाओं के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 100% एक्यूरेसी के साथ में। 4 में से जब मुझे एक परियोजना पता थी, तब मुझे 50-50 पता था कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि मैंने किस तरीके से ऑप्शंस को पहचाना, मेरे पास में क्या नॉलेज है। थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप जो भी इतनी पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमारे पास में थोड़ा बहुत नॉलेज तो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम तैयारी कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो और उस नॉलेज से मैंने कुछ एलिमिनेट किया, कुछ आइडेंटिफाई किया कि ये हो सकता है, ये होना चाहिए, और उसके आधार पर जो है वो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करने शुरू किए, कुछ ऑप्शन को सेलेक्ट करना शुरू किए। इस तरीके से मैं क्वेश्चंस के जो है वो आंसर के कंक्लूजन के ऊपर में पहुंचा। अभी भी मुझे 100% नॉलेज नहीं है इस सवाल का, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ में सही करने की स्थिति में हूँ। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स नहीं है, रादर ट्रिक्स तो चलो हम बहुत ही हल्की लैंग्वेज के अंदर में कह देते हैं, वरना ये साइंटिफिक मेथड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने का। वरना कोई एक परफेक्शनिस्ट अगर कोई इस सवाल को अटेम्प्ट करेगा, वो जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा कि सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ एवं चूरू के अंदर में है, तब तक वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, नॉलेज का तो कोई अंत नहीं है। वो तो आप कितना भी नॉलेज गेन कर लो, 100% नॉलेज तो कोई व्यक्ति नॉलेजेबल हो नहीं सकता है। तो इसीलिए परफेक्शनिस्ट नहीं बन करके आपको देसी भाषा में जिसे कहते हैं जुगाड़ कर करके कुछ जो है वो अपना
क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, आंसर के अंदर में अपने OMR के अंदर में सही गोला जो है वो भरना चाहिए, तुक्के से नहीं, कुछ दिमाग लगा करके, कुछ टेक्निक्स अपना करके, कुछ सोच समझ करके, कुछ विचार करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2018 का सवाल है भाई दोस्त। उसके बाद में ये जो है वो आई थिंक RS 2021 की वैकेंसी का है, जो पिछला प्री हुआ था, जस्ट 2023 से पिछला वाला जो प्री हुआ था उसका है। और एक तरफ त्योहार लिखे हुए हैं और एक तरफ तिथियां लिखी हुई है, जो हिंदू महीने की तिथि होती है वो लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम। बूंदी की कजली तीज नहीं पता, होली का पूछा है, पर्यूषण का पूछा है, गणगौर का पूछा है। ठीक है, होली का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि फागुन में आता है, फाल्गुन महीने के अंदर में आता है। ऑप्शन में देखते हैं, एक भाद्रपद दिया, एक फागुन दिया, एक भाद्रपद दिया, चैत्र दिया। तो मतलब होली का तो मैं कंफर्म हूँ, फागुन के महीने के अंदर में होली आती है, ऐसा सुना है, पढ़ा तो नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया। और फाल्गुन और कहीं है नहीं, तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा में होली होगी। बी का होना चाहिए, 2 ऑप्शन होना चाहिए। तो बी का 2 ऑप्शन जो है वो 2 में दे रखा है, 2 में कुछ दूसरे दे रखे हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो मेरे नहीं हो सकते। 3 और 4 इसके नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ। मुझे पता है कि होली का त्यौहार जो है वो फाल्गुन महीने में आता है, मुझे एग्जैक्ट भी नहीं पता कि फाल्गुन की भी कौन सी तिथि को आता है। इसमें जो लिखा है वो सही है, फाल्गुन की पूर्णिमा के अंदर में आता है, मैंने मान लिया, क्योंकि ऑप्शन के अंदर में और कोई फाल्गुन का महीना दे ही नहीं रखा, मुझे सिर्फ महीना पता है। आपने देखा, एक ऑप्शन 4 त्यौहार दे रखे हैं, सिर्फ एक त्यौहार के बलबूते के ऊपर में मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब मेरे पास में 50-50 है कि मैं कौन सा ऑप्शन जो है वो टिक करता हूँ। और ऐसे सवाल के अंदर में अगर और दूसरा कोई त्यौहार नहीं भी पता हो तो भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। अब इसमें और थोड़ा आगे जाते हैं। बूंदी की कजली तीज मुझे अभी भी नहीं पता है, पर्यूषण पर्व मुझे नहीं पता है। गणगौर के बारे में थोड़ा आइडिया लगा सकता हूँ कि गणगौर जो है वो चैत्र के महीने में आता है। वो कहते हैं ना, ले डूबी गणगौर। हमारे जो त्योहार है वो भाद्रपद महीने में शुरू होते हैं और चैत्र महीने के अंदर में जो है वो खत्म होते हैं, ऐसा मैंने वो कुछ लाइन पढ़ी हुई थी, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। उस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि गणगौर जो है वो चैत्र महीने में जो है वो आता है। ये वो जो लाइन बोली ना मैंने, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर बताना कि वो लाइन कौन सी है। ठीक है, तो चैत्र महीने के अंदर में आता है, यानी द का जो है वो 4 होना चाहिए। द का 4 कहाँ है भाई, द का 4 यहाँ पे है। इसके अंदर में भी देखें तो अ का तो 1 ही होना चाहिए, मतलब इसका तो सीधा यही होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं। तो मेरा सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो गया। अभी भी मुझे चारों त्योहार कब आएंगे कंफर्म पता नहीं है। ऑप्शंस को देख करके, थोड़ा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जुगाड़ करके ऑप्शंस को देखा और मैच करा करके मैंने जो है वो इसका आंसर निकाल लिया। कहने का मतलब ये है कि 100% नॉलेज किसी के पास में भी नहीं होता है। आपको उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना पड़ता है, कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। क्यों? क्योंकि आप उपखंड अधिकारी बनने वाले, RS बनने वाले, आपका सपना है कि आप उपखंड अधिकारी बने, डिप्टी SP बने। तो ऐसी स्थिति के अंदर में आपको अपना कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो हर जगह प्रैक्टिकल होकर के अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन से ही अप्लाई करते हुए चले, तो आप जो है वो एक बहुत अच्छे उपखंड अधिकारी बन पाएंगे, आप बहुत अच्छे डिप्टी SP जो है वो बन पाएंगे। तो किस तरीके से क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, आपने थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे मैंने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट किए सिर्फ एक त्यौहार के बेसिस के ऊपर में, और दूसरे त्यौहार का थोड़ा मुझे आइडिया था, तो मैं फाइनल आंसर के कंक्लूजन के ऊपर में पहुंच गया। ये 2021 का सवाल है, यानी जस्ट प्री से पहले का सवाल है, एग्जाम का सवाल है। तो ऐसे सवाल जो है वो एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं, और ऐसे सवाल ही आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ऐसे जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतने ज़्यादा आप जो है वो कट ऑफ को क्रॉस करके आप फाइनल लाइन को जो है वो क्रॉस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का है। पर्यटक स्थल लिखे हैं एक तरफ, और एक तरफ कहाँ पे है, मतलब जिले लिखे हैं कि कौन सा जिला कहाँ पर जो है वो है। कौन सा पर्यटन स्थल कौन से जिले के अंदर में स्थित है, देख लेते हैं हम। एक लिखा है लालगढ़, त्रिपुर सिंदूरी, गागरोन का किला और नाकोड़ा का। ठीक है, झालावाड़, बाड़मेर, बीकानेर और बांसवाड़ा। अब अगर देखें तो बाड़मेर जो है वो पड़ोसी जिला है, मुझे पता है कि नाकोड़ा जो है वो तो बाड़मेर के अंदर में है। देखो, हम किसी न किसी जिले से तो आते ही हैं,
और वहाँ के ज़िले के आसपास की जो स्थिति है वो हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गई। तो मैं जालोर भीनमाल का रहने वाला हूँ और मुझे पता है कि पास में बाड़मेर है और बाड़मेर में नाकोड़ा का तीर्थ है, बड़ा फेमस है, पर्यटक स्थल है और वो बाड़मेर में आता है। तो डी का जो है वो 2 होना चाहिए, डी का जो है वो 2 होना चाहिए। क्या बात है, एक ऑप्शन जो है वो नाकोड़ा पता होने से ही मुझे जो है वो इसका आंसर मिल गया। मुझे नहीं पता लालगढ़ कहाँ है, त्रिपुर सिंदूरी कहाँ है, गागरोन का किला कहाँ है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद ऑप्शंस को पढ़ करके एक निकाला मैंने इसमें से नाकोड़ा और उससे मुझे जो है वो सही आंसर मिल गया। आप समझ रहे हैं एलिमिनेशन टेक्निक या जो है वो क्वेश्चन को एनालाइज करने की पावर कितनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन देखने के बाद में खाली 2 ऑप्शन पढ़ेंगे, लालगढ़ त्रिपुर सिंदूरी, समझ में नहीं आया क्या है, पर्यटक स्थल अच्छा, जिले पता नहीं मुझे तो, और आगे बढ़ जाएंगे। शांति से, शांत चित्त होके, शांत दिमाग से आप ऑप्शंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए और उसको सही करने का क्या तरीका हो सकता है वो निकालना आप ढूंढिए इस तरीके से। तो आप ज़रूर और ज़रूर जो है वो सही के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएंगे। हमको क्या करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ एक ऑप्शन के बलबूते के ऊपर में मेरा जो है वो ये क्वेश्चन ही सही हो गया, मुझे दूसरे ऑप्शन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक ऑप्शन के मार्फत मैंने 3 जो है वो एलिमिनेट कर लिए और मेरा सही हो गया ये क्वेश्चन। तो इस तरीके के सवाल जो है वो ये भी RS 2021 का ही सवाल है, ये कोई मैंने मन से नहीं बनाया। RS प्री 2021 का जो है वो क्वेश्चन है ये, और वहीं से मैंने डायरेक्ट उठाया है और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्या है हम देखते हैं। आगे भी एक क्वेश्चन है, इस तरफ जिले लिखे हुए हैं और इस तरफ इन जिलों के अंदर में प्रमुख उद्योग के कौन कौन से हैं। तो उदयपुर है, नागौर है, भीलवाड़ा है, कोटा है, सफ़ेद सीमेंट है, रसायन है, वस्त्र उद्योग है, सीसा जस्ता है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि भीलवाड़ा को है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, मुझे ये पता है, बाकी का तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग, यानी सी जो है, स जो है वो उसका 3 होना चाहिए। अरे वाह, स का जो है वो 3 होना चाहिए, यानी ये 3 ऑप्शन तो मेरे नहीं है। ऑप्शन कौन सा चाहिए? 4 सही। तो सेम ये क्वेश्चन में भी जो है वो एक ऑप्शन के बलबूते के ऊपर में जो है मैंने ये क्वेश्चन जो है वो सही कर दी। आपको हो सकता है भीलवाड़ा का नहीं पता हो, आपको हो सकता है मान लो उदयपुर का पता हो। उदयपुर का अगर देखें हम तो सीसा एवं जस्ता, जावर देबारी करके क्षेत्र है, वहाँ पे सीसा और जस्ता मिलता है। तो आपको जो है वो 2 ऑप्शन जो है वो आपके लिए हो जाएंगे फिर, ये और ये। तो अगर आपको उदयपुर का पता है तो भी आप 50-50 तक आ सकते हैं। आपको मान लो नागौर का पता है कि नागौर के अंदर में सीमेंट मिलता है, तो बी का जो है वो 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सॉरी बी का जो है वो बी का 1 होना चाहिए, बाकी में 2 है। तो नागौर का पता है तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ गए। आपको मान लीजिए भीलवाड़ा का तो हमने कर लिया, मान लीजिए कोटा का पता है कि कोटा के अंदर में केमिकल इंडस्ट्री, रासायनिक उद्योग मिलते हैं, तो डी का जो है वो 2 होना चाहिए। डी का 2 जो है वो सिर्फ इसमें है, द का 2 ऑप्शन सिर्फ इसमें है। तो अगर कोटा का भी पता है आपको तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन के ऊपर में पहुंच सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये एक तरीका, मेरी ये कोशिश ये थी कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर में हमारे पूछे जाते हैं, और ये बड़े बड़े क्वेश्चन देख के मैच करने के जो है वो देख करके घबराना नहीं है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, एलिमिनेट करने की ऑप्शंस को कोशिश करनी है, और उसमें से आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जिससे आप कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे या डायरेक्टली आप जो है वो सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। तो मेरी ये इन सवालों के माध्यम से ये कोशिश रही कि आप तक ये जो है वो मैं बात पहुंचा पाऊँ कि कितना भी नॉलेज क्यों ना हो वो कंप्लीट कभी भी नहीं होता है, और कंप्लीट आप उसको कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की आर्ट और साइंस सीखने से। तो आप जब भी अभी अगर 1-2 दिन में कोई मॉक पेपर देख रहे हैं या पिछले मॉक पेपर आपने जो भी अटेम्प्ट किए हैं उनका एनालाइज एक दिन बैठ के कुछ 2-4 घंटे निकाल के जरूर करना कि मैं इसमें
कौन से क्वेश्चंस को जो है वो 50-50 पर ला करके मैं जो है वो कर सकता था। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो तो वहाँ जा कर के आप देखिए कि किस तरीके से मैं कोई ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद में जो है वो सही आंसर के ऊपर मैं पहुँच सकता था और मैं मेरे एग्ज़ाम के अंदर में मार्क्स को बढ़ा सकता था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है वो RS प्रीलिम्स 2021 का सवाल है, जो कि हमारा इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी उसका जो प्री हुआ था अक्टूबर के महीने में ही हुआ था 2021 में, मुझे डेट अभी याद नहीं आ रही है। तो ये सवाल जो है वो एग्ज़ाम से उठाया गया है, मन से नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ मेरा जो है वो सजेशंस थे आपसे जो है वो मैंने साझा किए कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर को अटेम्प्ट करने की आर्ट क्या होती है, पेपर को अटेम्प्ट करने की साइंस क्या होती है, वो मैंने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से बताने की कोशिश की। आप इस टेक्निक्स को अप्लाई करके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में जो है वो मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, कट ऑफ को आराम से क्रॉस कर सकते हैं। अब कुछ नॉर्मल बात कर सकते हैं कि अंतिम दिनों के अंदर में क्या करें। अंतिम दिनों के अंदर में जब मैं पेपर जब दे रहा था 2018 के अंदर में, तो मैं जानता हूँ कि अंतिम दिनों के अंदर में जो है वो खाना निगलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर समय जो है वो एक स्ट्रेस भरा माहौल रहता है और पेट के अंदर में तितलियां उमड़ती रहती है 1 अक्टूबर की बात जब भी आपके दिमाग में आएगी। तो इन सब से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिलेक्शन हो जाने के बाद में आप उन पलों को याद करेंगे और उनके जब पलों को याद करेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर में एक मुस्कान जो है वो एक स्माइल आएगी कि वो कितने अच्छे दिन हुआ करते थे हमारे। तो स्ट्रेस जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एग्ज़ाम है, क्योंकि आप जिस पोस्ट के ऊपर में जा रहे हैं आप एक पूरे उपखंड की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। आप एक उपखंड के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले हैं, आप एक उपखंड के विकास को जो है वो संभालने वाले हैं, रेवेन्यू को संभालने वाले हैं। तो स्ट्रेस को हैंडल करना जो है वो आपको अभी से सीख लेना चाहिए। इसी के लिए इस एग्ज़ाम को 3 स्तर के अंदर में डिज़ाइन किया गया है, ताकि आप जो है वो ऐसे मजबूत कैंडिडेट हम जो है वो खड़े कर सकें हमारे प्रशासन में, जो कि सामाजिक व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सके, प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेस को जो है वो सहन करना सीख सके, उसके साथ में डील करना सीख सके। अंतिम दिनों के अंदर में आप जो है वो रिलैक्स रहिए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स पढ़ा हो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो, राजस्थान जीके का जो भी नॉलेज है उसको आप वापस रिवीजन करिए। मेरी सलाह है कि आप कुछ भी नया मत पढ़िए। नया पढ़ने में, कंज्यूम करने में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी कंटेंट होता है उसे पचाने के अंदर में मैं जो कहता हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है। तो नया कंटेंट मत पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने कोई एक आधा पोर्शन छोड़ रखा है तो कोई 4-5 सवाल आते हैं तो उसका ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और शांत चित्त भाव से आपने जो भी पुराने पेपर, जो भी अगर टेस्ट सीरीज़ कोई ली है तो उसके क्वेश्चन पेपर को देखिए और समझिए। पुराने जो हमारे RS के पेपर हो रखे हैं उनको देखिए, पैटर्न को समझने की कोशिश करिए थोड़ा, और रिलैक्स रहिए। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं बनाएं कि सुबह से लेकर के रात तक जो है वो देर देर रात तक जग रहे हैं। और जो भी अभ्यर्थियों का जो रूटीन जो रात का अगर है कि रात को कुछ लोग पढ़ते हैं, सुबह जो है वो रिलैक्स करते हैं, तो उनको मेरी ये सलाह है कि अब थोड़ा शेड्यूल वापस चेंज कर लें में, ताकि क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो सुबह की शिफ्ट में होने वाला है। तो मान लीजिए आप जो है वो सुबह 5 बजे तक या 6 बजे तक पढ़ के फिर आप सोते हैं और फिर 6 से 12 बजे तक जो है वो नींद लेते हैं, तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो इस दरमियान होने वाला है। तो ऐसा नहीं हो कि आपका स्लीप शेड्यूल या शरीर की जो साइकिल है वो इस तरीके की बनी हुई है कि आपको एग्ज़ाम में नींद आए। तो इसलिए आप उस साइकिल को ठीक कर लीजिए और बाकी रिलैक्स रहिए, अच्छा खाना खाइए और रिवीजन करते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिवीजन। शेड्यूल को हल्का-फुल्का रखें और म्यूज़िक सुनें, हल्का-फुल्का लाइट, अच्छी संगति के अंदर में रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जंक फूड नहीं खाएँ, कुछ दिनों के लिए नहीं खाएँगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा खाना खाएँ, नॉर्मल खाना खाएँ और कुछ विशेष लोगों से जो है वो दूर रहें। अब ये विशेष लोग कौन होते हैं? आप सब जानते हैं कि हमारे आस-पास में कुछ ऐसे नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो कभी भी अचानक से आपके रूम में आकर के कह देंगे कि अरे वो उसका आंसर बताना, और वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन होगा जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन आप उस एक क्वेश्चन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाएंगे और आप जो है वो भूल जाएंगे कि अरे ये तूने क्वेश्चन कहाँ से पढ़ा मुझे बता, और जो है वो ये कहाँ कहाँ पढ़ना होगा, नोट्स बता, और इस तरीके की जो है वो इन लोगों की बातों में नहीं आए।
एग्ज़ाम के बाद में इन लोगों से भरपूर मेल जोल रखें, किसी से भी कटुता नहीं रखनी है, लेकिन एग्ज़ाम के दरमियान क्योंकि हमें सेलेक्ट होना है, तो हमें जो है वो हमारा खुद का जो है वो ख्याल रखना, हम खुद ही ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा हमारा ख्याल। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें जो अचानक से आकर के ऐसे कुछ क्वेश्चंस की बम्बार्डमेंट कर देते हैं, जो कि जिनका एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और आ भी गया तो 150 सवालों में से 1-2 सवाल नहीं आएंगे तो सिलेक्शन के ऊपर में आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपने जो कंटेंट पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करें, उसी को जो है वो प्रैक्टिस करें, उसी की बार बार नया कंटेंट नहीं पढ़े। और कोई स्ट्रेस देता है या कोई नेगेटिव बात करता है तो उससे थोड़े टाइम के लिए 3-4 दिनों के लिए कट ऑफ हो जाए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद में कॉन्फिडेंट रहे। देखो दुनिया की जितनी भी बड़ी जंग है ना, वो आधी तो आत्मविश्वास से जीती गई है, कॉन्फिडेंस से जो है वो जीती गई है। तो आप कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि 1000 लोगों की जो वैकेंसी है, लगभग 1000 के करीब अगर हम पोस्ट माने, तो इसका 15 गुना जो है वो सेलेक्ट होने वाला है। यानी 15,000 लोगों को जो है वो प्रीलिम्स पास करके मेंस के अंदर में बिठाना है। इनफैक्ट 15,000 से ज़्यादा ही लोग सेलेक्ट होकर के बैठने वाले, और हम एम कर रहे हैं कि मैं टॉप 50 में आऊँगा, टॉप 10 में आऊँगा, तो हम 15,000 में सेलेक्ट नहीं होंगे। ऐसा तो तैयारी हमने इतनी ख़राब भी नहीं की है कि जो है वो हमारा 15,000 के अंदर में भी सिलेक्शन नहीं हो। तो कॉन्फिडेंट रहें, नॉर्मल रहें, और आत्मविश्वास के साथ में मैदान में उतरिए, और देखिए उम्मीद रखिए, उम्मीद पर ही जो है वो दुनिया कायम है, और जीतते वही हैं जो हर परिस्थिति के अंदर में उम्मीद का दामन जो है वो उम्मीद का दामन जो है वो थाम करके चलते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेसन से कुछ जो है वो नया सीखने को मिला होगा, कुछ जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में, आपके एग्ज़ाम में करने वाला जो है वो मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि और मैं आपके किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ आरएस की प्रिपरेशन के अंदर में, मेंस से रिलेटेड, और आगे भी जो स्टेजेस होने वाले हैं, फेजेस होने वाले हैं उसके अंदर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।